हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमने सैलरी चैप्टर हमारा चल रहा है। हमने सैलरी में अलाउंसेस सारे कर लिए थे। फिर हमने शुरू किया था परक्विजिट्स। परक्विजिट में मैंने आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन RFA वाला परक्विजिट करा दिया था। आज मैं कुछ और आगे के आपको परक्विजिट्स कराती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा परक्विजिट में ये बता देती हूँ कि इसमें भी हमारे पास कुछ ऐसे परक्विजिट्स आएंगे। परक्विजिट्स में थोड़ा सा बताती हूँ, मैंने इसका मीनिंग बता दिया था। कुछ ऐसे परक्विजिट्स करेंगे जो टैक्सेबल होंगे ऑल एम्प्लॉयज के लिए, कुछ ऐसे परक्विजिट्स होंगे जो टैक्सेबल होंगे कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए, और लास्ट एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स होंगे। ठीक है, जो मैंने RFA वाला कराया था वो हमारा था इस कैटेगरी में, जो ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल थे। हमें ये नहीं देखना कि वो गवर्नमेंट है, स्पेसिफाइड है, नॉन स्पेसिफाइड है, ऐसा कुछ नहीं। वो ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल था। वो कितना था वो हमने देख लिया था, उसकी वैल्यू निकालनी परक्विजिट की। आज जो मैं सारे आपको परक्विजिट्स कराऊंगी वो मैं इस कैटेगरी के खत्म करवा दूंगी। उसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। वो क्वेश्चंस आपको किस तरीके से मिलेंगे, जो आपके लॉन्ग सैलरी के क्वेश्चन आएंगे उसमें एक दो पार्ट उसका मिल जाएगा, बाकी स्पेसिफाइड कोई क्वेश्चन नहीं है। बट मैं आज आपको ये वाली कैटेगरी खत्म करा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दोनों कैटेगरी इकट्ठी खत्म करवा दूंगी। तो अभी हम जो कर रहे हैं टैक्सेबल जो ऑल एम्प्लॉयज के लिए, इसमें क्या है जो हमने पहले किया था RFA। सेकेंड परक्विजिट्स क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन देखो, अब हम जो कर रहे हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया है, लोन दिया है। या तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है या कुछ कंसेशनल रेट पे दिया है। कंसेशनल का मतलब क्या है, जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे कम रेट पे दिया है। जो मार्केट से रेट चल रहा है मार्केट में उससे कम रेट पे दिया है। ठीक है, वो हो गया कंसेशनल रेट पे दिया है, या हमारा क्या है इंटरेस्ट फ्री लोन, या फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फ्री है, मतलब बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के दिया है। अब हमें इसमें क्या देखना है, अगर वैल्यू ऑफ लोन 20,000 तक का लोन लिया हुआ है एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से, चाहे किसी भी रेट पे है, फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है या कंसेशनल रेट पे है, तब हमारी वैल्यू इसमें क्या मानी जाएगी, परक्विजिट की निल। अगर 20,000 तक का लोन लिया है तब वैल्यू क्या है, निल। हमें कुछ वैल्यू नहीं निकालनी, फ्री माना जाता है, कोई बात नहीं। अगर जो लोन की वैल्यू है मोर देन 20,000 है, अगर मोर देन 20,000 है तब हमें क्या देखना है, अगर वो लोन कुछ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए दिया गया है, जैसे कैंसर है, कोई भी स्पेसिफाइड डिजीज हो गई, तब भी निल माना जाएगा, तब भी कुछ इसकी वैल्यू नहीं होगी। अगर वो अदर देन स्पेसिफाइड डिजीज है, मतलब स्पेसिफाइड डिजीज के लिए नहीं दिया, एम्प्लॉय ने किसी पर्सनल वोट किसी काम के लिए लोन लिया हुआ है, तब वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या मानी जाएगी, जो RBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में, हम उस हिसाब से इंटरेस्ट देखेंगे। इंटरेस्ट जो भी RBI रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, माइनस जो एम्प्लॉय पे कर रहा है, जितना एम्प्लॉयर को पे कर रहा है वो माइनस कर देंगे, बचा हुआ जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ध्यान से समझना, इसमें क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट लोन दिया, इससे एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट हो रहा है, मतलब हम इसे परक्विजिट क्यों मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा अगर एम्प्लॉय मार्केट से लेता तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो देना पड़ता जो मार्केट में चल रहा था, बट एम्प्लॉयर ने या तो फ्री रेट पे दे दिया या कम रेट पे दिया, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है ना। किस वजह से हो रहा है, उसकी जॉब की वजह से, उसकी जॉब थी, उसको एम्प्लॉयर ने लोन दिया। तो हमें क्या देखना है, अगर जो लोन की वैल्यू है वो 20,000 से कम है
तब तो कोई हम इसमें बेनिफिट नहीं मानते कि ठीक है 20,000 से कम लिया था कोई बात नहीं। अगर 20,000 से ज़्यादा का लोन लिया हुआ है और वो भी स्पेसिफाइड डिजीज, कोई बीमारी ऐसी है उस वजह से लिया है, तब भी हम परक्यूसेट की कोई वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम मानेंगे कोई बात नहीं। बट अगर अदर देन स्पेसिफाइड डिजीज है तब हमें क्या करना है, जितना आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में, मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आरबीआई ने जितना बताया हुआ है उस हिसाब से उस लोन पे इंटरेस्ट निकालेंगे, माइनस जितना एम्प्लॉय पे कर चुका है एम्प्लॉयर को वो माइनस कर देंगे, बचा हुआ जो हुआ वैल्यू ऑफ परक्यूसेट। फॉर एग्जांपल लोन 20 लाख का है, इस पे हमारा जो आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% और एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को पे कर रहा है 6%। तो ठीक है, तो अब देखो 20 लाख का 10% अगर हम करते हैं तो हमारा कितना आएगा 2 लाख, ये आरबीआई के हिसाब से है, माइनस एम्प्लॉय कितना पे कर रहा है 6%, 6% का मतलब कितना हुआ 1,20,000, तो 80,000 क्या हो गया, जो उसका बेनिफिट हुआ वो ही मानी जाएगी वैल्यू ऑफ परक्यूसेट। या सीधा आप डिफरेंस इसका जितना भी 4% है वो इसका 4% कर दोगे तब भी निकल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ परक्यूसेट क्या है, जितना उसको बेनिफिट मिल रहा है वही परक्यूसेट की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, एक आता है कि अगर जैसे मैं कहती हूँ कि एक एम्प्लॉय ने 1 लाख का लोन लिया हुआ है, ठीक है, वो हर मंथ एवरी मंथ वो पे कर रहा है 10,000, तब कैसे करेंगे, तो हमें पता है 1 अप्रैल से जैसे हमारा शुरू होता है प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल को 1 लाख का लोन होगा, अब 1 मई को कितना रह जाएगा, वो 1 लाख में से 10,000 उसने इस महीने पे कर दिया होगा, हर महीने वो 10,000 पे कर रहा है, तो यहाँ कितना रह गया होगा 90,000। फिर अगले जून में फिर 10,000 पे कर दिया होगा तो 80,000 रह गया होगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और फिर हम रेट कैसे निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12। जैसे हम प्रोडक्ट मेथड आपने यूज किया होगा, प्रोडक्ट मेथड में करते हैं ना, यहाँ पे वही करेंगे कि टोटल जितना इसका टोटल है मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, क्योंकि हमने उसका प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, यहाँ पे एक एवरेज बेसिस से कर रहे हैं, तो इंटू में 1/12 करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरेस्ट निकलेगा। जैसे हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में देखो उसने बोला राम ने बोरो किए 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए बोरो किए, कब, ऑन 1 मई 1 मई 2020 को, ठीक है, ये आपका पेज नंबर 101 पे है, ठीक है, 101 से शुरू है जो मैं परक्यूसेट्स करा रही हूँ आज आपके खत्म। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर से लिया है कार परचेज करने के लिए, ही स्टार्टेड रीपेमेंट ऑफ लोन, अब वो कब से पेमेंट करनी शुरू करेगा, 1 जून से 1,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है लोन जो एसबीआई का रेट है वो है 10%, ठीक है, एसबीआई का लोन का रेट 10% है। पहला केस दिया कि अगर एम्प्लॉयर डज नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट, अगर वो कोई चार्ज ही नहीं कर रहा है इंटरेस्ट, और सेकेंड केस है कि एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है 5% इंटरेस्ट। अब देखते हैं दोनों केसेस में कैसे होगा। 1 मई को लोन लिया, अब देखो 31 मई को उसका लोन 1 लाख का 1 लाख है, मतलब हम हर मंथ के लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट में क्यों देख रहे हैं, हमें 31 मार्च तक पहुंचना है, तो इस मंथ के आखिरी में लोन कितना पड़ा है, 1 लाख पड़ा है। नेक्स्ट जून में कितना पड़ा है, 1 जून को उसने 10 यहाँ पे 1,000 पे कर दिया होगा, 1,000 है ना, तो 99,000 रह गया होगा। फिर अगली जुलाई को 98 रह गया होगा, 97, ऐसे करते करते 31 मार्च तक जब आप देखोगे, आपकी बुक में भी दिख रहा होगा आपको, टोटल बन रहा है 10,45,000, ठीक है। अगर पहले केस की बात करते हैं, एम्प्लॉयर कुछ भी उससे चार्ज नहीं कर रहा, तो उसको कितने का बेनिफिट हो रहा है, सीधा ही सारा जो एसबीआई का रेट है 10%, वही सारा उसका बेनिफिट हो गया 10 का 10% ही। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे निकालेंगे, 10,45,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12,
12 ये करोगे तो आपका आ जाएगा 8708। कितना आ जाएगा 8708। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्यूसेट कितनी बन जाएगी 8708। सेकेंड केस में वो कितना चार्ज कर रहा है, एम्प्लॉयर को वो 5% पे कर रहा है, तो उसे बेनिफिट अल्टीमेट कितना हो रहा है 5%। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सीधा 5% निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 4354। वो उसका आ जाएगी परक्यूसेट की वैल्यू। यहाँ पे चाहे आरबीआई हो चाहे एसबीआई हो, जो भी रेट है वही माना जाएगा। ठीक है, आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। इंटरेस्ट फ्री लोन है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज उससे कर रहा है, तो हमें क्या देखना है, पहले तो लोन की वैल्यू देखनी है। अगर वो 20,000 से कम है तो हम सीधा परक्यूसेट की वैल्यू नील ले लेंगे। अगर 20,000 से ज़्यादा है तो हमें दो चीज़ें देखनी है, क्या स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए है, अगर स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए तब भी नील है, अगर स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए नहीं है तो फिर हम देखेंगे उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, मतलब जितना एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है माइनस जितना एम्प्लॉय पे कर रहा है, बाकी उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम निकालेंगे। आपको अब सेम क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक में है वो है 12, जो करना है क्वेश्चन नंबर 12 करना है। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड वाला परक्यूसेट। नेक्स्ट करते हैं फ्री फूड। फ्री फूड का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को खाना दे रहा है, आपने एक अलायंस पढ़ा होगा टिफिन अलायंस, वो भी इसी तरीके से था। यहाँ क्या है, खाना ही मिल रहा है और वहाँ पे क्या था, खाने के पैसे मिल रहे थे। वो अलायंस था तभी, क्योंकि अलायंस कैश में होता है और ये इन काइंड होता है कि यहाँ पैसे नहीं मिल रहे, खाना मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या देखना है। अगर जो फूड में ब्रेकफास्ट या स्नैक्स मिल रहे हैं तब हमारी वैल्यू ऑफ परक्यूसेट नील होगी। अगर ब्रेकफास्ट या स्नैक कंपनी प्रोवाइड कर रही है तब नील होगी, या लंच प्रोवाइड कर रही है एट साइट पे, जैसे कंपनीज की दूर दूर साइट्स होती हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ऑफशोर एरियाज हो गए, वहाँ पे वैल्यू क्या होगी नील। बट ऑफिस में अगर लंच प्रोवाइड करती है कंपनी, ऑफिस में लंच प्रोवाइड करती है, ये टैक्सेबल होगा कितना। हम क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ मील, जो उसको खाना दिया उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, कितने दिन उसने महीने में खाया, एक महीना या पूरे साल में कितना खाया, माइनस कितनी एग्जम्पशन दी है 50 पर मील, मतलब एक जो खाने की एक दिन में जो लंच मिल रहा है उसमें 50 रुपये तक की छूट दे दी गई कि 50 रुपये तक तो आम जो अगर हम खाना खाते हैं आ ही जाता है, तो गवर्नमेंट ने 50 रुपये तक की छूट दी है, जितने भी दिन खाया उतने की, बाकी जो बचेगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ परक्यूसेट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि एम्प्लॉयर लंच दे रहा है, लंच में जो उस लंच की कॉस्ट है 70 रुपीज़, उसने लिया 100 डेज, लेट से एक एग्जांपल है, तो 7,000 का था, बट हमें पता है कितना एग्जाम होता है 50 रुपये, 100 दिन का 50 रुपये एग्जाम हो जाएगा 5,000, तो बचा हुआ कितना 2,000 हमारी क्या मानी जाएगी वैल्यू ऑफ परक्यूसेट, जो टैक्सेबल होगा। ये आपको इनका कोई अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा कि इसको लंच मिल रहा है तो कितना टैक्सेबल, वो हमें सारा याद रखना पड़ेगा सब कुछ ना, एक कॉपी पे नोट कर लो ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट हम करते हैं गिफ्ट। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई गिफ्ट, अगर वो कैश में है या कोई वाउचर है तब ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कैश में कोई गिफ्ट है, कोई पैसे दिए, कोई वाउचर दिए, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो इन काइंड है, इन काइंड मतलब कोई सामान है, अगर वो जो भी चीज़ है वो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है तब भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। और अगर कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती, कंपनी उसको मैन्युफैक्चर नहीं करती, तब क्या हो जाएगा, हमें देखना है एग्जाम। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू 5,000 से कम है तो नील होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल।
बस वही लगा लो कि एग्जाम अप टू अगर 5000, मतलब अगर उसकी वैल्यू ऑफ गिफ्ट 5000 तक है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नहीं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, इन काइंड में कुछ दिया तो फुली टैक्सेबल है, बट अगर वो गिफ्ट की वैल्यू अप टू 5000 है तब तो नील है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब हमें गिफ्ट की क्या देखना है, यहाँ पे वैल्यू देखनी है। अगर वो गिफ्ट 5000 तक का है तो कोई परक्विजिट की वैल्यू नहीं होगी, 5000 से ज़्यादा है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट परक्विजिट हमारे पास है क्रेडिट कार्ड, एक्सपेंसेस चार्ज टू क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब एम्प्लॉय उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है और वो खर्चा एक्सपेंसेस जितना भी खर्चा हो रहा है अगर रीइम्बर्स कर रहा है एम्प्लॉयर, तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड दिया है, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड पे एम्प्लॉय अगर कुछ भी खर्चा कर रहा है, चाहे पर्सनल है कैसा भी है, अगर पूरा प्रॉपर ऑफिशियल है, ऑफिस के लिए कुछ मंगवाया तब नहीं, तब अगर ऑफिस के लिए है एक्सपेंस तब तो नील हो जाएगा। बट अगर वो खर्चा उसने पर्सनल यूज के लिए किया है और वो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर उसको दे रहा है खर्चा करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। अगर इसमें से एम्प्लॉय ने कुछ पे किया होगा, वो हर केस में जितना आप अलाउंस पढ़ोगे, जितने आप परक्विजिट पढ़ोगे, अगर कोई एम्प्लॉय कुछ पे कर रहा है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी बची हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगी। अगर एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है, उसको खर्चे दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फुली टैक्सेबल। छोटे छोटे परक्विजिट्स हैं, मतलब नाम से आपको बस याद रखना है ना थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लब एक्सपेंस। कोई क्लब एक्सपेंस मतलब किसी क्लब में एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई मेंबरशिप दिला दी, वहाँ जो खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को मेंबरशिप दिला दी क्लब में, वहाँ कोई भी खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, वही परक्विजिट टैक्सेबल होगा जो एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा होगा, जिसके खर्चे जो एम्प्लॉयर दे रहा होगा उसी को मानेंगे। अगर मैं हूँ एम्प्लॉय, मैं खुद खर्चा कर रही हूँ तो वो टैक्सेबल कैसे होगा, मैं तो अपनी इनकम में से खर्च कर रही हूँ ना। बट अगर एम्प्लॉयर मुझे सबके बेनिफिट दिला रहा है तब देखना है हमें, अगर एम्प्लॉयर उसको खर्चे रीइंबर्स कर रहा है क्लब में करने के, तब ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और एक, अगर जो क्लब है, क्लब में कंपनी की खुद की मेंबरशिप है, कंपनी की खुद की मेंबरशिप है और उसके बाद वो सब एम्प्लॉयज को मेंबरशिप वहाँ पे दिला रहे हैं, तब ये यहाँ पे नील माना जाएगा। बस आपको ये रखना है, कंपनी की अगर खुद की मेंबरशिप क्लब में है, पूरी कंपनी ने खरीदा हुआ है पूरा, और एम्प्लॉय को फिर वो सारे एम्प्लॉयज़ को मेंबर बना रहा है वहाँ पे, तब ये नील होगा। बट वो अगर वैसे ही कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय ने कहा मुझे यहाँ का मेंबर बनना है या कोई भी खर्चे दे रहा है, तब वो टैक्सेबल होगा। इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। यूज ऑफ मूवेबल एसेट का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई एसेट जो मूव कर सकती है, लाइक लैपटॉप हो गया, कार हो गई, कुछ जो यूज करने के लिए दी है एम्प्लॉयर ने, तब हमें क्या उसकी वैल्यू माननी है। अगर लैपटॉप दिया है, कंप्यूटर दिया है यूज करने के लिए, चाहे वो ऑफिशियल पर्पस के लिए है, चाहे वो प्राइवेट के लिए यूज कर रहा है, चाहे वो पर्सनल के लिए यूज कर रहा है लैपटॉप को, चाहे ऑफिशियल, हमेशा वैल्यू नहीं मानी जाती है, कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। बट अदर देन लैपटॉप और कंप्यूटर है, अदर देन लैपटॉप और कंप्यूटर है,
तब हम इस केस में क्या उसकी वैल्यू मानेंगे, जो एसेट उसको दी है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, जो उस एसेट की कॉस्ट है उसका 10%, या एम्प्लॉयर ने भी कहीं से रेंट पे लेके दी है या हायर की है तो, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर या हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। कोई रेंट पे ली है या हायर पे ली है तो एम्प्लॉयर उसका पे कर रहा है तो वो एम्प्लॉय के बेनिफिट का हो गया ना, तो एम्प्लॉय यूज कर रहा है तो वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी। या एम्प्लॉयर की खुद की है तो जितने की वो एसेट है उसका 10% माना जाएगा। वही सेम चीज कि अगर एम्प्लॉय कुछ पे करता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी की वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगी। लास्ट हमारा जो परक्विजिट इसमें रह गया है, लास्ट हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई एसेट, जैसे मैं कह रही हूँ लैपटॉप हो गया, कार होगी, एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दी हुई थी या एम्प्लॉयर की थी, एम्प्लॉय को दे दी, मतलब बेच दी, एक तरीके से ट्रांसफर कर दी, उसके नाम कर दी ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी एसेट की। तब हमें उसकी परक्विजिट की क्या वैल्यू बनानी है। अब यहाँ पे 3 चीजें की है। पहले हमारे पास आता है कंप्यूटर और रिलेटेड आइटम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है कंप्यूटर वगैरह, तब हमें यहाँ पे क्या वैल्यू ऑफ परक्विजिट बनानी है, मतलब उसने क्या किया, ट्रांसफर कर दी, ओनरशिप दे दी कि तू रख ले, तेरा हो गया, कार रख ले। तब इस केस में क्या करना है, जितनी भी उस एसेट की कॉस्ट होगी, जैसे मैं लैपटॉप की बात कर रही हूँ, उसकी जितनी कॉस्ट होगी माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 40% ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर during which asset is put to use by employer। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो जितनी उस एसेट की कॉस्ट होगी, अब वो यूज भी तो किया एम्प्लॉयर ने, तो डेप्रिसिएशन लगेगा, हमें पता है, और इलेक्ट्रॉनिक चीजें जल्दी खत्म हो जाती है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं 40%। कौन से मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, जितने साल भी उसने पूरे साल यूज किया है उतना हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा, और अगर कुछ एम्प्लॉय पे करना है वो माइनस करके जो आएगी वो हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में मिल जाता है आप लोगों को ना, मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। आई होप आगे होगा समझ। जैसे 2 लाख का अगर मैं कहती हूँ कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम है, 2 लाख चलो 50,000 का है, और एम्प्लॉयर ने उसको 2 साल यूज किया हुआ है, तो कॉस्ट थी इसकी इतनी माइनस डेप्रिसिएशन, 2 साल यूज किया हुआ है तो हमें पता है 40% लगेगा। पहले साल 5 लाख का 40% अगर मैं करती हूँ कि 50,000 दिया है, सॉरी 50,000 का 40% 20,000 आ गया पहले साल का, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, माइनस करके जो वैल्यू आती है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है 30,000 बची, उसका 40%, 12,000। अब 12,000 डेप्रिसिएशन लग गया, आज कितनी इसकी वैल्यू रहेगी 18,000, तो 18 मतलब ये मैंने सीधा ही कर दिया, कितना टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 20 और 12 32, कितनी इसकी वैल्यू रहेगी 18,000। तो इस वैल्यू परक्विजिट क्या बन जाएगा 18,000। अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे किया होगा तो वो भी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये था कंप्यूटर वगैरह। अगर कार उसको दी है, मोटर कार, तब हमें क्या करना है, बस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज है, बाकी सब सेम है। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, वही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगेगा फॉर जितने भी कंप्लीटेड ईयर और एम्प्लॉय जितना पे कर रहा है। लास्ट हमारे पास आता है अदर मूवेबल एसेट। अदर मूवेबल एसेट में क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एसेट देखनी है, वही कितनी कॉस्ट है माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। यहाँ था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें क्या लेना है स्ट्रेट लाइन मेथड।
मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों मेथड आते होंगे, नहीं आते होंगे तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। अगर कुछ एम्प्लॉय के पे कर रहा है वो माइनस वो हमारी वैल्यू ऑफ परक्यूसेट आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट कंप्यूटर है तो बस 40% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, मोटर कार है तो 15% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, और कोई एसेट है तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। इस तरीके से लगा के वो वैल्यू ऑफ परक्यूसेट आ जाएगी। अब आपको ये क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन नहीं है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेंगे। आपको बस इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, कैसे कैसे करना है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसका बस आपको मैंने एक क्वेश्चन बता दिया जो आपका लोन वाला है 12%, बस वो करना है। बाकी मैं वो परक्यूसेट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। फिर हमारे परक्यूसेट खत्म हो जाएंगे, फिर उससे अगली वीडियो में प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी और एक कुछ फंड वाला रह गया, फिर चैप्टर खत्म। फिर हमें बस क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।